हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी सेक्टर के कुछ चुनिंदा दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन करेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इन दोनों सीरीज की सारी वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में हमने इन सारे स्टॉक मार्केट सेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की चर्चा की हुई है। चैनल पे दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे इन सारे वीडियोस को आप एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आज की वीडियो में हम एफएमसीजी के स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को जानेंगे, उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखेंगे और वीडियो की समरी में इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि आप इन स्टॉक्स में कितनी पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। So without taking any more of your time, let's get started. आज की हमारी एनालिसिस का पहला स्टॉक है नेस्ले। हम में से कोई नहीं होगा जिसने नेस्ले के प्रोडक्ट्स आज तक यूज नहीं किए। जब हम सभी बच्चे थे तब से लेके आज तक हम इसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। नेस्ले की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतनी डाइवर्सिफाइड है और इसके कुछ प्रोडक्ट्स तो यहाँ तक कि मोनोपोली जैसा क्रिएट करते हैं, जैसे कि बेबी फूड्स। बेबी फूड सेगमेंट में सेरेलैक और लैक्टोजेन और नैन वगैरह के अलावा आपको कोई प्रोडक्ट केमिस्ट की दुकान पे दिखेंगे ही नहीं। आपको सेरेलैक के अलावा और कोई भी इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क का नाम पता है? मुझे तो नहीं पता था बहुत दिनों पहले तक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट के कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट्स में नेस्ले की ऑलमोस्ट मोनोपोली है। साथ ही साथ मैगी नूडल्स में जब भी हम बात करते हैं तो मैगी की बात करते हैं, मैगी सॉस यूज करते हैं। उसी तरह किटकैट, मंच, मिल्की बार, बारवन, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है सारे नेस्ले के हैं। तो नेस्ले एक्चुअली एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है और नेस्ले इंडिया उसकी इंडियन सब्सिडरी है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स नेस्ले के स्टेबल से हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। फिर आपने नेस्ले के कई सारे मिल्क प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे। एवरीडे का जो मिल्क पाउडर आता है, जो हम चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जब घर में मिल्क नहीं होता तो हम एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज करते हैं, वो नेस्ले का प्रोडक्ट है। बेवरेजेस में आपने नेस्कैफे की कॉफी यूज की होगी। तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि नेस्ले के बहुत सारे मार्केट सेगमेंट्स में बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। नेस्ले की अगर हिस्टोरिक रिटर्न्स की बात करें तो 10 सालों में नेस्ले ने रिटर्न दिए हैं 549, ऑलमोस्ट 550% की एब्सोल्यूट रिटर्न है, जबकि सेक्टर ने 318 और निफ्टी ने 121%। तो सेक्टर के मुकाबले करीबन 1.5-2 गुने के आसपास रिटर्न दिए हैं नेस्ले ने। अगर आपने 10 साल पहले इसमें 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 6.5 लाख। तो आपकी 1 लाख की कैपिटल को विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट इसने अप्रिशिएट कर दिया है 6 गुने से भी ज्यादा। एफएमसीजी सेक्टर का ही बेताज बादशाह हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनिलीवर जो कि एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएं, आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही प्रोडक्ट्स दिखेंगे। आप फिर से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस किस सेगमेंट्स में HUL है। तो HUL को compete करना किसी भी FMCG प्लेयर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। इतनी ज्यादा इसकी पेनिट्रेशन है, इतनी डाइवर्सिफाइड इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कि आप देख सकते हैं कि पर्सनल केयर से लेकर होम केयर, फूड प्रोडक्ट्स, तो हर चीज में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे और सारे के सारे जो इसके प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट मार्केट लीडर्स हैं अपनी सेगमेंट में। हाउस होल्ड नेम्स जैसे कि सर्फ एक्सेल, डिटर्जेंट को लोग सर्फ एक्सेल के नाम से जानते हैं, जबकि सर्फ एक्सेल एक बस ब्रांड है। सर्फ एक्सेल इज जस्ट वन टाइप ऑफ डिटर्जेंट। जबकि आपके घर से कोई अगर मार्केट जा रहा होगा तो आप उसको बोलेंगे कि सर्फ ले आना, जबकि आप एक्चुअली कहना ये चाह रहे होंगे कि डिटर्जेंट ले आना। तो इसके प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी में इतने ज्यादा घुस चुके हैं, हमारी जिंदगी का इतना ज्यादा पार्ट बन चुके हैं कि यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट्स इसके ब्रांड नेम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट में कितना बड़ा दिग्गज प्लेयर है, कितना बड़ा FMCG प्लेयर है। लॉन्ड्री, सोप, हेयर केयर, होम केयर और स्किन केयर में नंबर 1 और टी और ओरल केयर में नंबर 2 प्लेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट पे कितनी बड़ी इसकी पकड़ है, कितना दिग्गज स्टॉक है ये। तो आपकी पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक उसमें नेस्ले और HUL जैसे स्टॉक नहीं है। इसकी अगर हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट की बात करें तो करीबन 11 सालों में इसने एब्सोल्यूट रिटर्न दिए हैं
64% के, ऑलमोस्ट 650% के, जबकि सेक्टर ने आपको दिए हैं 11 सालों में 328% के एब्सोल्यूट रिटर्न और निफ्टी ने दिए हैं 132% के। तो सेक्टर के कंपैरिजन में अगर देखें तो डबल से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। इसमें अगर 11 साल पहले आपने अगर 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपकी कैपिटल अप्रिशिएट होकर आज की डेट में हो चुकी होती करीबन 7.6 लाख। तो आपके कैपिटल को करीबन 7 गुना अप्रिशिएट किया है इसने 11 सालों में। अगर आप इंडियन मार्केट में बिस्किट्स और केक्स की बात करें तो ब्रिटानिया के बिना बात नहीं बन सकती। ब्रिटानिया हाई एंड केक्स और हाई एंड बिस्किट्स में नंबर 1 मार्केट प्लेयर है इंडियन मार्केट में। ब्रिटानिया कंप्लीटली एक इंडियन कंपनी है और आगे भी 1-2 कंपनीज को हम देखने वाले हैं जो कि एक कंप्लीटली देसी कंपनी है, कंप्लीटली इंडियन कंपनी है। तो ब्रिटानिया केवल बिस्किट्स और केक में ही नहीं, आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे इसके बिस्किट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ केक प्रोडक्ट्स यहाँ पे इसके आ गए। लेकिन केवल केक और बिस्किट्स में ही नहीं, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते होंगे कि और भी कई सारे सेगमेंट्स में, यहाँ तक कि जैसे चीज, मिल्क, बटर, घी, इन सबों में भी ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ब्रिटानिया भी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और एक समझ लीजिए कि एक साइलेंट वेल्थ क्रिएटर है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखते हैं। इसकी जब हम प्राइस चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आया कि मैंने क्यों कहा कि ये एक बहुत ही साइलेंट दिग्गज वेल्थ क्रिएटर है। 11 सालों में इस स्टॉक ने दिए है 2200% के रिटर्न, सेक्टर ने दिए हैं 328% के रिटर्न और निफ्टी ने दिए हैं 132% के रिटर्न। तो सेक्टर से अगर कंपेयर करें तो करीबन 7 गुना रिटर्न इसने दिए हैं। आपकी 11 साल पहले की 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को इसने आज की डेट में कन्वर्ट कर दिया 23 लाख में। तो आपकी कैपिटल जो अप्रिशिएट हुई है करीबन 23 गुना हुई है 11 सालों में। तो 11 सालों में कैपिटल को 23 टाइम्स करने वाला ये इंडियन मार्केट का वन ऑफ द वेरी फ्यू रेयर शेयर्स में से होगा। तो ब्रिटानिया के जब आप हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कैसे इसने साइलेंटली इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएशन की है पिछले 10-11 सालों में। हमारा अगला स्टॉक है एक और देसी होम ग्रोन ब्रांड, डाबर। डाबर के च्यवनप्राश और हाजमोला हम में से किसने नहीं यूज किए होंगे कभी ना कभी। तो डाबर केवल इन सारे में ही नहीं, डाबर का दंत मंजन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल्स, शैम्पू, होम केयर प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टिव जैसा हाजमोला हमने कहा, और केवल च्यवनप्राश ही नहीं, इसके बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर रियल जूस आपने देखा ही होगा, यूज किया होगा, कभी ना कभी कंज्यूम किया होगा, तो आपको पता होगा। तो ये सारे डाबर के ब्रांड्स हैं। एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है ये भी डाबर। इसलिए मैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स और सारे ब्रांड्स आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इनमें से कई सारे ब्रांड्स हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि वो किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हम इन ब्रांड्स को खुद देखते हैं, खुद समझते हैं, तो हमें एक पर्सनल रिलेशनशिप महसूस होती है, हम स्टॉक को ज्यादा क्लोजली समझ पाते हैं। इसलिए मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि हम और आप अप्रिशिएट कर पाए कि ये सारी कंपनीज हमारी डेली लाइफ की कितनी एसेंशियल पार्ट हैं और हम इन सारे ब्रांड्स को, इन सारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। जब हम इनके प्रोडक्ट्स को इतना इस्तेमाल करते हैं या पसंद करते हैं और बाकी लोग भी पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम इन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करें। ये बेसिक फंडा है क्यों मैं आपको इन सारे प्रोडक्ट्स से अवगत करा रहा हूं, फेमिलियर करा रहा हूं। इसके अगर हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो इसने करीबन 11 साल में आपको 575% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने वही 330% के आसपास और निफ्टी ने करीबन 130% की रिटर्न दिया। तो सेक्टर से अगर कंपेयर करो तो इसने आपको करीबन डबल रिटर्न्स दिए हैं। 11 साल पहले आपने अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट इसमें लमसम करी होती तो आज उसकी वैल्यू होती 6.75 लाख। तो आपको एक रेस्पेक्टेबल कैपिटल अप्रिशिएशन दी है डाबर के भी स्टॉक में। हमारा अगला स्टॉक है एक और दिग्गज एफएमसीजी स्टॉक। अगर हम बात करें हेयर ऑयल, हाई एंड कुकिंग ऑयल में सफोला और हेयर ऑयल सेगमेंट जो कि है पैराशूट इसका ब्रांड, तो इन दोनों से ही मैं 100% श्योर हूं कि आप जरूर अवेयर होंगे। तो मैरिको एक बहुत ही धाकड़ प्लेयर है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड इसका बिजनेस है, इन दोनों सेगमेंट में ही ये फोकस करता है मोस्टली, और इसके कुछ पेरिफेरल ब्रांड्स भी हैं, बट मोस्टली सफोला और पैराशूट के नाम से मैरिको को जाना जाता है। फिर लिवॉन का भी आपने नाम सुना ही होगा, तो इसके कुछ हेयर नरिशमेंट प्रोडक्ट्स हैं, फिर कुछ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, हेल्दी फूड्स में कुछ प्रोडक्ट्स हैं। बट अभी भी एडिबल ऑयल के हाई एंड सेगमेंट में और हेयर ऑयल सेगमेंट में मैरिको की बहुत बड़ी पकड़ है इंडियन मार्केट्स में। इसकी अगर हिस्टोरिकल चार्ट्स की बात करें तो इसने करीबन 11 साल में आपको 632% का रिटर्न दिया है, जबकि इस सेक्टर ने 328% और निफ्टी ने 132% रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेक्टर से करीबन 2 गुना रिटर्न इसने आपको दिया है।
11 साल पहले की हुई 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आज हो गई होती 7.3 लाख। तो आपकी कैपिटल को इसने मोर देन 7 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया है इन 11 सालों में, जो कि एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न है। हमारा आज का आखिरी स्टॉक मैंने आईटीसी चुना है। आईटीसी अभी भी एक कंप्लीट एफएमसीजी प्लेयर नहीं माना जाता है, ये एक ग्रोइंग एफएमसीजी प्लेयर माना जाता है, बट इसके कुछ ब्रांड्स हैं और इसके कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कि क्यों मैंने आईटीसी को यहाँ पे चुना है। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको आईटीसी में थोड़ा बहुत एलोकेशन कंसिडर जरूर करना चाहिए। इसकी कुछ अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा इसका जो रेवेन्यू का सोर्स है वो अभी भी सिगरेट्स है। तो सिगरेट के काफी ब्रांड्स आप देख सकते हैं। मैं सिगरेट कंज्यूम नहीं करता तो मुझे कुछ ही ब्रांड्स इसमें से पता है, बट अगर आप सिगरेट यूज करते हैं तो आपको शायद ज्यादा पता हो। तो अभी भी चूंकि इसकी ऑलमोस्ट 40-41% रेवेन्यू आती है सिगरेट से, और एक्चुअली इसकी प्रॉफिट का 80-81% सिगरेट से आता है, इसलिए अभी भी इसको एक सिगरेट प्लेयर माना जाता है मेजरली। बट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी अच्छी ब्रांड्स और कितनी हमारे डेली यूज की ब्रांड आईटीसी ने एफएमसीजी के बाकी सारे सेगमेंट्स में क्रिएट किए हुए हैं। आशीर्वाद आटा हम आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, सनफिस्ट के बिस्किट्स यूज करते हैं, बिंगो के क्रैकर्स यूज करते हैं, बी नेचुरल के ड्रिंक्स यूज करते हैं, क्लासमेट की कॉपीज की स्टेशनरी आइटम्स यूज करते हैं, मंगलदीप की अगरबत्ती यूज करते हैं, एम और होम लाइट के माचिस यूज करते हैं, सैवलॉन की डिसइंफेक्टिंग लिक्विड यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसने एफएमसीजी में अच्छे काफी मार्केट में पकड़ वाले ब्रांड्स क्रिएट किए हुए हैं। उसी तरह अगर इसके एग्री बिजनेस पे नजर डालें तो आईटीसी मास्टर शेफ की इसने एक ब्रांड रिसेंटली क्रिएट की है जिसमें इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। फिर आईटीसी के स्पाइसेस आते हैं, फिर इसके पेपर बोर्ड्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और आईटीसी की होटल्स वगैरह तो आपको पता ही है कि आईटीसी होटल बिजनेस में भी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जायंट प्लेयर है ये एफएमसीजी सेगमेंट में। तो आईटीसी को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आप हो सकता है कि बाकी सारे स्टॉक जैसे कि नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर, मारिको वगैरह में आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपेयर टू आईटीसी, राइट। इसलिए मैंने आईटीसी को लास्ट में रखा है, लेकिन मैं इंक्लूड जरूर करना चाहता था आईटीसी को, क्योंकि मुझे लगता है जो ये अपने ब्रांड्स क्रिएट कर रहा है एफएमसीजी में, वो आगे चल के इसको जरूर रीरेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी हो सकती है। तो हो सकता है आप इसमें थोड़ा कम पोर्टफोलियो एलोकेशन रखें, बट आपको आईटीसी पे नजर रखना चाहिए, ऐसी मेरी ओपिनियन है। इसकी रिटर्न्स आप देखें कि बहुत इंप्रेसिव नहीं है। जहां 11 साल में सेक्टर ने 328% के और निफ्टी ने 132% के रिटर्न दिए, तो इसने यहां तक कि निफ्टी से भी कम रिटर्न दिए, ऑलमोस्ट फ्लैट सा रहा है पिछले 3-4 सालों में। तो इसकी रिटर्न बहुत इंप्रेसिव नहीं है। ऑलमोस्ट 11 साल में इसने केवल डबल ही किया आपके कैपिटल को। लेकिन फ्यूचर के लिए अगर आप इसमें आपकी कन्विक्शन बनती है, इसके प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि एफएमसीजी में अपनी ब्रांड क्रिएट कर सकता है और उसको सस्टेन कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो आप इसमें थोड़ी बहुत एलोकेशन रख सकते हैं। तो मेरे ओवरऑल थॉट्स अबाउट द एफएमसीजी सेक्टर ये हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये एक बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर भी माना जाता है, क्योंकि मार्केट में जब बहुत गिरावट भी आती है तो भी एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं गिरते, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स होती है, इसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो इनकम होती है, वो बहुत ही स्टेबल रहती है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और मार्केट करते हैं जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। हाँ, डिमांड में ऐसा नहीं है कि बहुत स्टुपेंडस ग्रोथ दिखती है, क्योंकि जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड कमोबेश एक ही लेवल पे रहती है, वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाती रहती है एट अ स्टेबल लेवल। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होते हैं, 1 महीने में डबल हो गए, 1 साल में डबल हो गए, 2 साल में 3 टाइम्स हो गए, वैसे इसमें ग्रोथ नहीं आ सकती, क्योंकि एफएमसीजी एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस है। लेकिन चूंकि एक बहुत ही रेजिलियंट बिजनेस है, बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस है, इसलिए एफएमसीजी मुझे इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, आपके वेल्थ की कंपाउंडिंग के लिए, स्लो एंड कंसिस्टेंट स्टेबल कंपाउंडिंग के लिए एफएमसीजी सेगमेंट मुझे बहुत पसंद आता है। इसलिए आप इसमें एक्सपोजर जरूर ले सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इसमें से भी यहां तक कि एफएमसीजी में भी आप ऐसे प्लेयर्स चूज करें जिसमें ह्यूज मोट हो, जिसमें बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज्यादा हो। जैसे कि नेस्ले में हमने बात की, नेस्ले की जो सेरेलैक इन्फेंट पाउडर मिल्क फॉर्मूला आता है, उसमें नेस्ले की मार्केट शेयर है करीबन 96-97%। तो मतलब फिर कंपटीशन की कोई बात ही नहीं होती, इसके प्रॉफिट मार्जिन कभी कोई दाग ही नहीं आता, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो एक मोनोपोली जैसा क्रिएट कर देता है। फिर मैगी, वैसे तो आईटीसी का एक यीपी नूडल्स भी आता है, लेकिन अभी भी आप जब नूडल्स की बात करते हैं तो आपकी पहली प्रेफरेंस होती है मैगी। तो इतनी एक तरह से ब्रांड क्रिएट कर लिया, एक तरह से
एक स्ट्रांग होल्ड क्रिएट कर लिया है कि किसी किसी सेगमेंट में एक बहुत बड़ा मोट है नेस्ले के पास। तो नेस्ले, उसी तरह फिर एचयूएल इतने सारे सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है कि आप एचयूएल के बिना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना ही नहीं सकते। हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। फिर मैरिको, जैसे कुछ सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रिटानिया, केक्स और बिस्किट्स में मार्केट लीडर है, कोई इसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है ढंग का, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो, तो ऐसे बिजनेसेस, इसलिए मैंने उन सारे स्टॉक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है जिसमें रेजिलियंस तो है ही, ग्रोथ की पोटेंशियल तो दिख ही रही है, साथ ही साथ ह्यूज मोट भी है। जैसे आईटीसी, अब आईटीसी का सिगरेट में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, एक कैश का वो बिजनेस आईटीसी को मिला हुआ है। सिगरेट से वो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन पे इनकम कमाती है, रेवेन्यू कमाती है और उसको अपने एफएमसीजी सेगमेंट को बढ़ाने में लगाती है। तो एक बहुत बड़ा मोट है आईटीसी के पास। उस तरह का मोट इंडिया में और कोई बिजनेस है ही नहीं जो कम्पीट करे आईटीसी के साथ सिगरेट सेगमेंट में। तो ऐसे बिजनेसेस पे आप फोकस करें जो रेजिलिएंट और अच्छे ग्रोथ वाले तो हो ही, साथ ही साथ उनकी बैरियर टू एंट्री भी बहुत हाई हो उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए, तो उसको कहा जाता है मोट। एक्चुअली इसी सीरीज की पिछली वीडियो जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बहुत सारे सेक्टर्स, एफएमसीजी, आईटी, रियल एस्टेट, एनर्जी, टेलीकॉम और न जाने क्या क्या, मतलब बहुत सारे 15-16 सेक्टर्स को हमने एनालाइज किया था, उनकी हिस्टोरिक प्राइस चार्ट, उसकी हिस्टोरिक बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया था। तो उसमें हमने कंक्लूड किया था कि कौन कौन से सेक्टर्स साइक्लिकल होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, और कौन से क्वाजाई साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं जो एवरग्रीन सेक्टर्स और साइक्लिकल सेक्टर्स के बीच में होते हैं। तो वो अगर आपको याद होगा, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको एक बहुत अच्छी कन्विक्शन देगा, एक अवेयरनेस देगा कि कौन से सेक्टर्स को आपको किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स से तो आपको दूर रहना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और उसके रीजंस क्या हैं, क्यों दूर रहना चाहिए और किस सेक्टर में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी हमने डिटेल डिस्कशन वहां पे की थी। हमने बात करी थी कि साइक्लिकल सेक्टर्स और स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको उनमें इन्वेस्ट करना ही है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही रहे हो। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अगर उनकी साइकिल्स टर्न होती हुई दिखती हैं, अगर उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल फॉर द कमिंग 3-4-5 इयर्स दिखते हैं, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करो जो एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, स्टेबल ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, जिसमें साइक्लिकलिटी बहुत कम है। यहाँ पे हम बहुत सारे सेक्टर्स की आने वाली वीडियोस में भी डिस्कशन करेंगे एक एक करके। जैसे हमने आज एफएमसीजी की बात करी, वैसे ही आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग सेक्टर्स की डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स को देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी एक सेक्टर में, किसी भी एक स्टॉक मार्केट सेक्टर में आपको करीबन 20 से 25% से ज्यादा एलोकेशन नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज आपका एलोकेशन थोड़ा ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है और थोड़ा ओवर कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट के किसी एक सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी हो गया, उसमें 20 से 25% से ज्यादा एलोकेशन ना रखें, और किसी खास स्टॉक में जिसमें आपकी बहुत हाई कन्विक्शन है, उसमें भी मेरा ऐसा मानना होता है कि 10 से 12% से ज्यादा आप एलोकेशन ना रखें। बहुत हुआ तो आप 15% भी मुझे लगता है बॉर्डर लाइन ओवर कॉन्सेंट्रेटेड है। 10 से 12% इज द स्वीट स्पॉट, वहां पे आप अपनी हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में उतना बेट रख सकते हैं। तो जिन स्टॉक्स के बारे में आपकी सबसे ज्यादा कन्विक्शन है, सबसे ज्यादा कन्विंस्ड है उन स्टॉक्स की ग्रोथ स्टोरी से, तो आप उनमें 10 से 12% की एलोकेशन रख सकते हैं। इन सारे स्टॉक्स में जैसा हमने पहले भी बात करी कि इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं आपको क्यों दिखा रहा था, मैं क्यों डिस्कस कर रहा था कि कितनी से कहां से कितनी रेवेन्यू आती है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं इन सारे कंपनीज के, वो सब दिखाने की तो वैसे कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो बस आपके चार्ट्स दिखा सकता था, रिटर्न्स दिखा सकता था और बता सकता था कि ऐसे रिटर्न्स आए, आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन मैं इसलिए भी आपको दिखाना चाहता था ताकि उन सारे ब्रांड से, उन सारे स्टॉक से आप रिलेट कर सके, आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर सके, आप समझ सके कि ये जो सारे आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो किस ब्रांड्स के हैं, किस कंपनीज के हैं। आपको जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और बाकी लोगों को आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, तो वो किस ब्रांड्स के हैं, तो किस कंपनी के हैं, तो उनके स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। एक्चुअली ऐसा भी होने लगेगा कि एज एन इन्वेस्टर जब आप इन सारे स्टॉक्स में या कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जब अगली बार अपनी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे या सुपरमार्केट में जाएंगे, तो आप एक बार जब अपने पसंदीदा ब्रांड्स को उठाएंगे, पसंदीदा प्रोडक्ट को उठाएंगे और अपने बास्केट में रखेंगे, तो आप एक बार पलट के ये भी देख लें कि ये किस कंपनी की ब्रांड है, किस कंपनी के ब्रांड को मैं आज तक यूज कर रहा हूं, तो आपको एक खुशी भी होगी। और अगर आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको एक खुशी भी होगी अंदर से एज एन इन्वेस्टर की जिन ब्रांड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके ब्रांड्स आप यूज भी करते हो, आपको अच्छे लगते हैं और बाकी लोग भी यूज करते हैं।
तो एक बड़ा ही रिलेशनशिप सा क्रिएट हो जाता है। इसलिए इन सारे स्टॉक्स की रिसर्च करें, इन सारे प्रोडक्ट्स को आप जानें, ताकि आपकी कन्विक्शन डेवलप हो सके इन्वेस्ट करने से पहले। और इन्वेस्ट करने के बाद भी आप इन सारे चीजों को रिसर्च करते रहें, समझते रहें, किसी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें, समझें, ताकि आपकी कन्विक्शन बनी रहे। क्योंकि आपकी जब कन्विक्शन रहेगी, आप जानेंगे, आप समझेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं, पसंद करते हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन बनी रहेगी। जब वो स्टॉक्स नीचे आएंगे, गिरेंगे किसी मार्केट क्रैश में, तो आप घबराएंगे नहीं, आप धैर्य नहीं खोएंगे, आप एंग्शियस नहीं फील करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि लोग यूज करेंगे ही ऐसे प्रोडक्ट्स को। जब मैगी का इतना बड़ा फियास्को आया था 2015-2016 के आसपास, तो नेस्ले के जो इन्वेस्टर्स थे उनमें से कई लोग बाहर निकल गए होंगे ये सोच के कि ये कभी रिवाइव नहीं करेगी, या इतना बड़ा इसको झटका लगेगा नेस्ले को कि फिर कभी ये रिकवर नहीं कर पाएगी। लेकिन नेस्ले ने रिकवर किया, और रिकवर ही नहीं किया, मोर देन रिकवर किया। तो आप देख सकते हैं कि उसके रिटर्न्स क्या धाकड़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो मैं कुछ केवल एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप अवगत रहते हैं, अब अगर आप अवेयर रहते हैं, आपको पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, कौन से कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपकी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन बनी रहती है, और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी जो होती है वो बहुत ही हाई कन्विक्शन, और आपकी जो रिलेशनशिप होती है उस स्टॉक से, आपके इन्वेस्टमेंट से, वो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, बहुत ही हेल्दी हो पाती है। अब आप अपने क्वेश्चंस और थॉट्स कमेंट्स में डालें, ताकि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाएं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, या फिर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो सारे थॉट्स आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, ताकि हम एक टू वे डिस्कशन कर सकें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी नॉलेजेबल और भी वेल इन्फॉर्म्ड बना सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।